नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोरोना की खबरों की शुरुआत मुंबई के साथ। क्या मुंबई आने वाले दिनों में ग्लोबल हॉटस्पॉट बन सकता है? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बेतहाशा बढ़ रहे हैं मुंबई में मामले और एक के बाद एक मौतों की खबर ने भी सबको झकझोर दिया है। इस बीच आइए आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का तो यह कहना है कि चूंकि हम सबसे ज्यादा टेस्टिंग और ट्रेसिंग कर रहे हैं इसलिए इतने मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के अटैक से उद्धव के एक और मंत्री बीमार हो गए। पहले जितेंद्र आव्हाड बीमार पड़े और अब महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान। जितेंद्र आव्हाड तो ठीक हो गए, लेकिन अशोक चौहान का जब नांदेड़ में टेस्ट हुआ तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उद्धव के मंत्री ही नहीं, कोरोना की गिरफ्त में मुंबई आती जा रही है। ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। ये आंकड़े गवाह हैं कि अकेले मुंबई में 30,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। डाटा इंटेलिजेंस यूनिट के इन आंकड़ों को बारीकी से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि हर दिन जुड़ने वाले नए केस में मुंबई अब सिर्फ मॉस्को से पीछे है। हालांकि मॉस्को में संक्रमित मरीजों की रफ्तार धीमी हो रही है, जबकि मुंबई में तेजी से केस बढ़ रहे हैं। साथ ही पिछले हफ्ते मुंबई के 7 दिन के केसों का औसत साओ पौलो से ज्यादा है। अगर यही रफ्तार रही तो मुंबई बन जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। रोज जिस तरह से आंकड़े लगातार मुंबई में बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉस्को के बाद मुंबई का ही नाम आता है। लेकिन जिस तरह से मॉस्को लगाम लगाते हुए दिख रहा है इन आंकड़ों पर, वैसा मुंबई के बारे में नहीं कहा जा सकता। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुंबई एक बड़ा हॉटस्पॉट बन के रहेगा? मुंबई चिंता का सबब यूं ही नहीं बना हुआ है। DIU के आंकड़े बताते हैं कि मई की शुरुआत से मुंबई में केसों की संख्या तिगुनी से ज्यादा हो चुकी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1,725 नए मामले आए हैं। इस तरह अब तक 30,542 कोरोना के मरीज सिर्फ मुंबई में हो गए हैं। वहीं 24 घंटे में 39 मौतों के बाद यह आंकड़ा 988 पहुंच गया है। हालांकि मुंबई के गार्जियन मंत्री आदित्य ठाकरे का कहना है कि आंकड़ों पर मत जाइए, हमारी व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता है। हमारी पूरी टीम्स इसमें लगी हुई है। जो भी सोशल मीडिया पे आता है हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, इमीडिएटली एक्ट करते हैं। हर जगह BMC के सारे जो अफसर है, पुलिस के अफसर है, ये सारे काम में व्यस्त है और ये इतने ही देख रहे कि किसी भी नागरिक को तकलीफ ना हो, चाहे वो माइग्रेंट लेबर क्यों ना हो या फिर मुंबई कर या थाने कर या सोलापुर कर। मुंबई में कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के पीछे उद्धव सरकार की अपनी दलीलें हैं। उद्धव सरकार का कहना है कि मुंबई में जितने कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं उतने किसी भी राज्य में नहीं हो रहे हैं। मुंबई में कोरोना के 3500 सैंपल की रोजाना टेस्टिंग हो रही है। मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में 13,000 से ज्यादा रोजाना टेस्टिंग हो रही है। वहीं दिल्ली में रोजाना 1700 से ज्यादा सैंपल की टेस्टिंग हो रही है, जबकि गुजरात में रोजाना करीब 3,000 सैंपल को टेस्ट किया जा रहा है। बिहार में भी अब रोजाना करीब 3,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। असम में फिलहाल 2500 टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्ट के साथ साथ राज्य सरकार का दावा है कि वो अस्पतालों में मरीजों के लिए सुविधाएं भी बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों में आधे से ज्यादा अकेले मुंबई में हैं। इसे देखते हुए उद्धव सरकार ने मुंबई जैसे शहर में अस्थायी सेंटर भी बनाना शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया के तहत जून के पहले हफ्ते तक 9,000 बेड तैयार हो जाएंगे। वहीं प्राइवेट अस्पताल के 80% बेड को भी राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए ले लिया है। क्वारंटाइन फैसिलिटी है वो CC1 होती है, CC2 आइसोलेशन बेड्स है। हम ऑक्सीजनेशन भी दे रहे हैं, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वगैरह काफ़ी सारी मशीनें हैं वो लगा रहे हैं। ICU बेड्स हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। मेयर साहिबा भी है, म्यूनिसिपल कमिश्नर है, ये सारी एक पूरी टीम बनी हुई है। सरकार लाख दावे करे, लेकिन मुंबई में कोरोना के आंकड़ों ने उद्धव सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। ऐसे में उद्धव सरकार को इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा, वरना रूस के मॉस्को और ब्राजील के साओ पोलो से भी हालात बदतर हो सकते हैं। विद्या के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।
भारत में कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर अगर सबसे खतरनाक कोई शहर बन रहा है तो वो मुंबई, आपने रिपोर्ट देख ली। लेकिन अगर पूरे राज्य की बात की जाए तो महाराष्ट्र ही सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले और इसी के साथ मृत्यु होती हुई नजर आ रही है। भाई आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं पूरे महाराष्ट्र में परिस्थिति क्या है। ये कई बार सामने आया कि इलाज को लेकर या फिर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं मजदूरों को लेकर, इन सब पर घिरी हुई है उद्धव सरकार। कोरोना के इसी चक्रव्यूह में फंसा है महाराष्ट्र। भारत के मैप में कोरोना के आंकड़े में नंबर 1 पर है महाराष्ट्र। ये आंकड़े बता रहे हैं कि महाराष्ट्र दूसरे राज्यों की तुलना में कोरोना से कितना ज्यादा संक्रमित है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते आंकड़े से हर कोई चिंतित भी है। 3041 नए केस आने के बाद ये आंकड़ा 50,231 तक पहुंच गया है। वहीं अब तक 1,635 लोगों ने कोरोना की वजह से पूरे राज्य में जान गंवा दी है। हालांकि 14,600 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की माने तो ये तो अनुमान से काफी कम है। पण 47 होता 13,000, जवळपास 33,000 रुग्ण हे आज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, 1.25 लाख आणि 33,000, 1.25 लाख रुग्णांची शक्यता होती, तीच आज महाराष्ट्रामध्ये प्रत्यक्ष ऍक्टिव्ह केसेस ज्याला म्हणतो रुग्ण हे 33,786 आहेत। हे कशामुळे शक्य झालं? हे तुमच्यामुळे शक्य आहे। तुम्ही जी काय एक शिस्त पाळलीत, जी हिम्मत दाखवली, अगदी तुमच्या मनाविरुद्ध असलं तरी मग काही वेळेला मला आता हुकुमशाह झाल्यासारखं वाटते कि अरे घर के बाहर निकल के देख। उद्धव सरकार भले ही इसके पीछे जो भी दलील दे, लेकिन बीजेपी से राज्य सरकार की लगातार नाकामी बता रही है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर 22 मई को ही सियासी विरोध शुरू हो गया। बीजेपी ने कोरोना काल में बदइंतजामी के लिए उद्धव सरकार को घेरा। जनता की वेदना को सामने लाना, ये अगर राजनीति होगी तो हम जरूर ऐसी राजनीति करेंगे। यहाँ पर जो सरकार है उसकी तीनों पार्टियां रोज केंद्र सरकार पर छीटाकशी करती है। उन्होंने कोई बात कही तो प्रवचन और हमने कोई बात कही तो राजनीति, ऐसे कैसे होगा? हम तो जनता की वेदना को रखेंगे। ये ऐसी सरकार है जो सेलिब्रिटी ट्वीट कर करके अपने आभासी जगत में पूरे तरीके से मशगूल है, लेकिन जनता की वेदना उनको पता नहीं है। जनता की वेदना रखने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी ही। महाराष्ट्र में मुंबई नगर निगम ही नहीं, दूसरे नगर निगम भी कोरोना की वजह से रेड जोन बना हुआ है। पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती जैसे नगर निगम रेड जोन के दायरे में हैं। जाहिर है यहाँ कोरोना की वजह से खतरा ज्यादा है। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था का पहले ही भट्टा बैठ गया है। अगर इसके संक्रमण को जल्द नहीं रोका गया तो ये सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि देश के जीडीपी में महाराष्ट्र का योगदान सबसे ज्यादा है। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। राष्ट्र सिर्फ कोरोना संक्रमण का ही केंद्र नहीं बना हुआ है, सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स भी यहीं पर हो रही है, क्योंकि सेंटर यानी केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच जमकर ठन गई है। मजदूरों पर ही बात बार बार रटकती है, इसीलिए आपको दिखाते हैं मजदूरों के घर पहुंचने की रफ्तार जरूर धीमी है, लेकिन पॉलिटिक्स की जो इस वक्त रफ्तार है वो पटरी पर सरपट भाग रही है। रेल मंत्री रात के 2 बजे तक ट्वीट करते रहे, क्या हुआ देखिए। आंखें पथरा गई। सोचते सोचते लॉकडाउन के 60 दिन बीत गए, लेकिन अब भी इंतजार है महाराष्ट्र से हजारों मजदूरों को अपने अपने घर लौटने का। अब तो श्रमिक एक्सप्रेस भी दौड़ने लगी है, लेकिन बेचारे मजदूरों का नंबर कब आएगा? मजदूरों की इस बेबसी की पटरी पर सियासत की ट्रेन दौड़ने लगी। कल देर रात ही रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके उद्धव ठाकरे को जगा दिया। महाराष्ट्र से श्रमिक एक्सप्रेस के जरिए सफर करने वाले लोगों की लिस्ट मांग ली। हम महाराष्ट्र को 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने को तैयार हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है, ऐसे में आप 1 घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को लिस्ट सौंप दें, जिससे हम ट्रेनों को समय पर चला सकें, पहले की तरह ट्रेन को खाली ना जाना पड़े। रेल मंत्री पीयूष गोयल के इस ट्वीट के बाद उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने जवाबी हमला किया। महाराष्ट्र ने जितनी मांग की थी रेलवे ट्रेन की उतनी नहीं मिल पाई है। इस बारे में अगर सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी की है तो उसमें कोई इतना
गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। और देखो, लाखों मजदूरों को महाराष्ट्र सरकार ने अपने गांव, अपने घर, अपने प्रदेश में पहुंचाया है, ये बड़ी बात है। जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझने में लगातार व्यस्त है, उसी वक्त महाराष्ट्र में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे का साथ देने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलने में लगी है। जिस वक्त महाराष्ट्र में सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर कोविड-19 से जूझना चाहिए, तब हर मुद्दे को राजनीतिक बनाने में वो व्यस्त है। ऐसे में जो जनता कोविड-19 आउटब्रेक से जूझ रही है, उनमें सही संदेश नहीं जा रहा। उद्धव सरकार का दावा है कि पैसेंजर की लिस्ट 1-2 दिन पहले मुहैया कराने का जिक्र गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस में नहीं है। बावजूद उन्होंने लिस्ट थमा दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये राजनीति का टाइम नहीं है। कोणी राजकारण करू नये, अजिबात करू नये। राजकारण जर का सुरू केलं, मग तुम्ही केलं म्हणून आम्ही केलं, तुम्ही केलं तरी आम्ही नाही करणार। फक्त राजकारण म्हणून राजकारण करायचं हे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला शोभेचं नाहीये, अजिबात नाहीये। 80 ट्रेन्स आपण रोज मागतोय, पण 30 ते 40 मिनिटं आहेत। ट्रेन्स आपली क्षमता आहे, तुम्ही ट्रेन्स आम्हाला द्या, आम्ही आमच्याकडनं सगळ्या ह्या मजुरांची आता आपण नीट व्यवस्था केलेली आहे, त्यांना व्यवस्थित त्यांची नोंदणी करून अत्यंत चांगल्या पद्धतीने, आणि ते सुद्धा घरी परत जाताना आपल्या राज्य सरकारचा जय जयकार करत जात आहेत। महाराष्ट्र सरकार जिंदाबाद। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में श्रमिक रहते हैं जो अब घर लौट रहे हैं। मजदूरों की बड़ी संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने रेल मंत्रालय से 40 ट्रेन की मांग की। वहीं 157 ट्रेन की अर्जी केंद्र के पास लगा चुकी है। श्रमिकों के मामले में उद्धव पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी निशाना साधा। रेल मंत्रालय की ओर से महाराष्ट्र सरकार को 525 ट्रेनें दी गई, जिसमें 7,30,000 श्रमिकों ने प्रवास करके वे अपने घर गए हैं। जितनी ट्रेनें लगातार मांगी जा रही है, स्वयं रेल मंत्री उसमें ध्यान देते हैं और ट्रेनें मिलती है। कई बार रात को लेट लिस्ट आती है, तब भी ट्रेनें दी जाती है। इसलिए जो बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने या शिवसेना के सांसदों ने किया है, वो कोरी राजनीति है। मजदूरों पर सियासी घमासान की नींव यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही रख दी थी, जब बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के महाराष्ट्र से लौटने की बदहाली की खबरें सामने आई। योगी ने उद्धव ठाकरे को घेरते हुए पूछा था कि अगर महाराष्ट्र बसों और ट्रेनों में सारी सुविधाएं देकर 4 लाख प्रवासी मजदूरों को रवाना कर चुकी है, तो फिर महाराष्ट्र की सड़कों पर भूखे प्यासे पैदल जाते मजदूरों की तस्वीरें क्यों दिखाई पड़ रही हैं? एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता, तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस नहीं आना पड़ता। योगी का ये ट्वीट शिवसेना नेता संजय राउत को नस्तर की तरह चुभ गया, जिसके बाद वो आपा खो बैठे और सीएम योगी की तुलना हिटलर से कर डाली। सामना में अपने कॉलम में राउत ने लिखा, सीएम योगी ने यूपी में प्रवासियों के खिलाफ जो अत्याचार किए, वो यहूदियों के खिलाफ हुए अत्याचारों के जैसे हैं। देश भर में आने वाले मजदूरों को यूपी में रोक दिया जा रहा है। सवाल प्रवासी मजदूरों के घर लौटने का है, लेकिन नेता जिस तरह सियासत में उलझ रहे हैं, जो कोरोना के संक्रमण काल में कहीं से भी जायज नहीं है। बेहतर तो ये होता कि मिलकर सब मजदूरों का दर्द बांट लेते, मजदूरों को घर पहुंचाने में जी जान लगा देते। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। 62 दिन बाद आज एक बार फिर से फ्लाइट्स की शुरुआत हुई। जी हां, उड़ान, ताकि जिन लोगों के लिए बहुत जरूरी है वो सफर करके दूसरे राज्य में पहुंच सके। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, ग्लव्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ उड़ानें रद्द होने की वजह से यात्रियों को परेशानी भी रही। पहला दिन उड़ान का 62 दिन बाद कैसा रहा, देखिए।
सभी पैसेंजर से निवेदन है कि आप 1 मीटर की दूरी बना के रखो। अगर गलती से टच हो रहा है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो। आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होगा। 2 महीने बाद देश के हवाई अड्डे गुलजार हुए। मुसाफिरों की आवाजाही से हवाई अड्डों का सूनापन दूर हुआ। 62 दिनों के बाद विमानों के डैने फड़फड़ाए। रनवे पर थोड़ी ही देर में विमानों ने रफ्तार पकड़ी और आसमान नापने उड़ चले। बासठ दिनों के बाद दिल्ली टर्मिनल 3 एयरपोर्ट की बोहनी सुबह सुबह पुणे की फ्लाइट से हुई। उसके बाद से देश भर के तमाम बड़े शहरों से विमानों के उड़ानों का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली के साथ साथ सबसे ज्यादा कोरोना ग्रस्त मायानगरी मुंबई से भी उड़ानें शुरू हो गई। अहमदाबाद, चेन्नई, लखनऊ, पटना, जयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी और अमृतसर जैसे शहरों के एयरपोर्ट्स पर आज चहल पहल नजर आई। इन सभी जगहों पर विमानों की आवाजाही शुरू हो गई। भोपाल एयरपोर्ट के बाहर हम इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे आमतौर पर इस तरीके की तस्वीर नहीं दिखती है, लेकिन क्योंकि आज से जो सेवा शुरू की गई है, कुछ प्रोसीजर्स है जिनका पालन करना हवाई यात्रियों के लिए अनिवार्य किया गया है और इसलिए आप फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एयरपोर्ट के बाहर जो प्रवेश द्वार है वहां पे फिलहाल यात्रियों को कतार में खड़ा किया गया है। बारी बारी यात्री जो है जिनके सामान को पहले सैनिटाइज किया जा रहा है, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस सैनिटाइजेशन की प्रोसेस के साथ ही जो यात्री है उनके लिए एक थर्मल स्क्रीनिंग की डेस्क एयरपोर्ट के एंट्री गेट पे ही लगाई गई है। एयरपोर्ट के अंदर सिक्योरिटी चेक इन के भी तरीके बदल गए हैं। आप दिखाना चाहते हैं हमको किस तरह से यहाँ पर जो सीआईएसएफ के जवान है वो चेक करते हैं। एक निश्चित दूरी से व्यक्ति अपना आई कार्ड दिखाता है और वहीं से यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं सीआईएसएफ के जवान आईडी को और मिलान कर लेते हैं। एक जो शील्ड लगाया गया है उस शील्ड के अंदर से ही ताकि ड्रॉपलेट का जो निकलता है वो कहीं किसी तरह से उसका फैलाव नहीं हो, तो देखा जा सकता है किस तरह से की व्यवस्था की गई है। और जो सीआईएफ के जवान आपको दिखेंगे वो भी फेस शील्ड लगाए हुए हैं, ग्लव्स लगाए हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं। 2 महीनों से फ्लाइट का इंतजार कर रहे लोगों को जैसे नई जिंदगी मिल गई। एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फ्लाइट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था। पहले से काफ़ी बेटर था, सब कुछ वेल सैनिटाइज था। जो भी इंस्ट्रक्शंस थे पैसेंजर्स के लिए वो काफ़ी क्लियर थे एंड ऑल वर वेरी गुड। पहले से काफ़ी चेंज है, प्रिकॉशन के साथ लोग चल रहे हैं। अब पहले सैनिटाइजेशन में था नहीं, गैप था, अब लोग थोड़ा फॉलो कर रहे हैं पहले से। विहान नाम के इस बच्चे ने दिल्ली से बेंगलुरु तक अकेले सफर किया। 3 महीने पहले ये बच्चा दिल्ली में अपने दादा दादी के पास गया था और लॉकडाउन में फंस गया था। आज वो फ्लाइट से घर पहुंचा तो घर में खुशियों का बसेरा हो गया। हालांकि उसकी मां ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा। He just traveled on because actually he went to his grandparents' home. He stuck over there in the lockdown. Then he came back today. So the first flight booked because it's almost a 3 month over there for him. दो महीने बाद घरेलू उड़ानें शुरू हुई तो सफर का पूरा व्याकरण बदल गया। हर मुसाफिर के चेहरे पर मास्क और फेस शील्ड, मुसाफिरों के बीच 2 गज की दूरी, एयरपोर्ट पर एंट्री के साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग। पैसेंजर है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनको अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी है। साथ ही उनका यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग भी किया जा रहा है। सबसे पहले उनको आरोग्य सेतु ऐप दिखाना रहेगा। साथ ही जैसे ही वो एयरपोर्ट पे आते हैं तो यहाँ पे डिसइंफेक्शन दवाई रखी गई है जो उनके लगेज पे छिड़की जाती है। एयरपोर्ट पर एंट्री के बाद यात्रियों के सामानों को भी सैनिटाइज किया जा रहा था, हाथों को भी सैनिटाइज किया जा रहा था। वैसे भी मुसाफिरों को सिर्फ एक ही बैग ले जाने की इजाजत मिली हुई है। तो यहाँ से जो बैगेज है वो बैगेज सैनिटाइजिंग जोन में जाता है। ये जो मशीन है ये यूवी रेस से सैनिटाइज करती है आपके बैगेज को। और खास बात ये भी है कि केवल एक बैग ही इस बार अलाउ किया गया है। मुंबई की बोहनी उस वक्त बिगड़ गई जब मुंबई से दिल्ली की सुबह 4 बजे की पहली उड़ान ही कैंसिल हो गई। मुसाफिर निराश हो गए।
जो सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर यात्रियों को करना पड़ रहा है कि कई फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। जी हाँ, लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन उनकी जो फ्लाइट्स है वो ऑन टाइम दिखा रही है। उन लोग ने जो है कस्टमर केयर पर पूछा, वहां पर उनकी फ्लाइट्स ऑन टाइम है, लेकिन जब वो एयरपोर्ट आए हैं तब जाके उनको पता चला है कि उनकी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। आज दिल्ली एयरपोर्ट से कुल 125 उड़ानें रवाना हो रही हैं। तो 118 फ्लाइट्स की लैंडिंग का अनुमान लगाया गया है। दिल्ली आने जाने वाली 82 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। त्रिपुरा और असम जाने वाली फ्लाइट्स भी रद्द हो गई हैं। आंध्र प्रदेश में विमान सेवा कल से शुरू होगी, जबकि पश्चिम बंगाल में 28 मई से उड़ानें शुरू होंगी। उधर फ्लाइट में मिडिल सीट पर मुसाफिरों को बिठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने विदेश से आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट्स में 6 जून के बाद से मिडिल सीट पर बुकिंग पर रोक लगा दी है। यानी 10 दिन बाद विदेश से आने वाली फ्लाइट्स में बीच की सीट अनिवार्य रूप से खाली छोड़नी होगी। दिल्ली से मौसमी सिंह, अहमदाबाद से गोपी घांगर और मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ नोलन पिंटो, बेंगलुरु, आज तक। जिन्होंने आज उड़ान भर ली वो तो खैर घर पहुंच गए, लेकिन अभी जिनके लिए बहुत जरूरी है, आने वाले दिनों में उड़ान भरने वाले हैं, वो मौसमी सिंह की ये रिपोर्ट जरूर देखें, क्योंकि वो आपको एयरपोर्ट से लेकर प्लेन के अंदर क्या नियम है, क्या करना है, सब बता रही है। मैं मौसमी सिंह आपको ले चलूंगी दिल्ली से लखनऊ। हम सफर करेंगे और उसके जरिए आपको सारी जानकारी देंगे कि किस तरह से आप एहतियात बरतते हुए ट्रैवल कर सकते हैं। आपने देखा हुआ है, मैंने ग्लासेस पहने हुए, मास्क पहना हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स आपको T3 टर्मिनल में दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें ये सब अनिवार्य है। जैसे ही हम लोग काउंटर पे आए हैं तो सैनिटाइज करने को उन्होंने बोला, ग्लव्स हम लोग पहने हुए थे तो सैनिटाइज करने को बोला। हर एक पॉइंट पे सैनिटाइजर रखा गया है और सारे जो काउंटर्स हैं वहाँ पे लोग फेस शील्ड्स पहने हुए हैं। जो एयरलाइन क्रू है वो फेस शील्ड पहना हुआ है, स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ है, वो भी फेस शील्ड्स पहना हुआ है। और तो ये प्रोटोकॉल है जब आप बोर्डिंग पास ले लें। अब हम लोग जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक के लिए। बोर्डिंग पास लेके सिक्योरिटी चेक करके अब हम लोग भीतर आए हैं। सिक्योरिटी चेक में भी लगातार जो है सोशल डिस्टेंसिंग के सारे मेजर्स अपनाए गए। सैनिटाइज़र वहाँ पे रखा गया था, जो सैनिटाइज करने के लिए इक्विपमेंट्स, और जो भी सिक्योरिटी पर्सनल्स थे वो कोई भी इक्विपमेंट को छू नहीं रहे थे। उनके पास स्टिक थी जिससे वो आगे कर रहे थे। हम लोग प्लेन बोर्ड करेंगे। आप देख रहे हैं कि फ़्लाइट के भीतर हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे लोग फेस शील्ड्स लगा रहे हैं, फेस मास्क लगा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आप ट्रैवल कीजिए, क्या बदला है क्या नहीं बदला है इस नए दौर में। आइए आपको दिखाते हैं कि प्लेन के भीतर किस तरह की तस्वीर है कोरोना के दौर में। पहला दिन है और आज तक आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। तमाम पैसेंजर्स हैं जिन्होंने फेस शील्ड्स लगाई हुई हैं और यहाँ पे आप देखिए लगातार जो क्रू है वो भी पूरी एहतियात बरते हुआ है। यहाँ पे लोग एक साथ नहीं उठ के रो बाय रो लोगों को उठाया जा रहा है। यहाँ पे तमाम पैसेंजर्स प्लेन से उतरते हुए। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपके लिए जो है काफी हेल्पफुल रही होगी और आपको जानकारी मिली होगी। कोरोना संक्रमण अभी भी देश में आगे बढ़ रहा है, तेजी से कई राज्यों में बढ़ रहा है। इधर कुछ ढील भी दी जा रही है, उड़ान सेवाएं शुरू की गई, रेल सेवाएं, लेकिन इन सब के बीच तापमान किस तरह से बेलगाम बढ़ रहा है। 45 पार है, 45 डिग्री के पार। देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ कोरोना का मीटर भाग रहा है तो दूसरी तरफ आसमान से सूरज आग बरसा रहा है। दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में इस डबल अटैक से लोग बेचैन हैं। दिल्ली में पिछले कुछ समय से पारा 45 डिग्री के आसपास चल रहा है। लोगों को अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही प्रचंड गर्मी झेलने को मिल सकती है। लिहाजा मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है।
रेड अलर्ट इशू किया गया है और साथ ही साथ ये भी कहना है मौसम विभाग का कि सीवियर हीट वेव कंडीशंस आइसोलेटेड पॉकेट्स में राजधानी में बनी रहेंगी, यानी कि कुछ जगहों पर पारा 46 तक पहुंच सकता है आइसोलेटेड पॉकेट्स में। साथ ही साथ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के चलते भी राहत की सांस नहीं मिलेगी, क्योंकि रेड अलर्ट यानी कि हीट वेव कंडीशन आज राजधानी में बनी रहेगी। तो बाहर यदि आप निकल रहे हैं तो प्रिकॉशंस के साथ बाहर निकले, क्योंकि हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं आपको तेज और चिलचिलाती गर्मी में मिल सकती हैं। राजधानी दिल्ली तो जैसे जल रही है। जैसलमेर, प्रयागराज, अहमदाबाद और भोपाल में भी मानो आसमान से आग बरस रही है। सूरज मानो सब कुछ जला देने पर आमादा है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में भीषण लू का सामना करना पड़ रहा है। इंसान तो इंसान, अब जानवर भी इस गर्मी से बेहाल है। बाड़मेर में पक्षियों को जानलेवा गर्मी से बचाने के लिए 1000 मिट्टी के बर्तन लगाए गए हैं, जिसमें रोजाना पानी भरा जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई को जानलेवा लू और गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं, जब आंधी और बारिश से मौसम का मिजाज बदल सकता है। राजधानी का जो हीट वेव, सीवियर हीट वेव, आप जो बोले, हम लोग जो ऑरेंज और रेड का जो दिए हुए हैं, तो ये अभी जारी है 28 तक, लेकिन 29 को ऐसे होगा। 29 को टेम्परेचर 40 और 39 आएगा और हीट वेव का जो है सबसीडिंग होगा। मेजर रेस्पाइट है 29 को। लॉकडाउन में अगर जरूरी ना हो तो अगले 3 दिन घर से बाहर ना निकलें। कोरोना और भीषण गर्मी दोनों से खुद को और अपने परिवार को बचाएं। दिल्ली से प्रशस्ति शांडिल्या, अहमदाबाद से गोपी घांगर, भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। 45 पार की गर्मी का एहसास तो आपने इस रिपोर्ट में कर लिया, लेकिन अब आइए आपको मिलाते हैं रियल लाइफ हीरो से। और रियल लाइफ हीरो से इन्हें इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये रील वाले हीरो हैं। जी हाँ, सोनू सूद अपने पैसे पर, अपने खर्च पर अभी तक 1200 मजदूरों को ये उनके घर तक पहुंचा चुके हैं। आज तुझे खुदा के उस घर भेजूंगा जरूर, लेकिन अगर मनिया का पता बता देगा तो मौत इज्जत से पेश आएगी। बंबई की किसी भी गली में चले जा, शेर सिर्फ एक ही है, जुबेर इम्तियाज हक्सर। बड़े पर्दे पर सोनू सूद को भले ही उनके हक के हिसाब से मुकाम न मिला हो, लेकिन कोरोना काल में वो देश के रियल सुपर हीरो बनकर सामने आए। अभिनेता सोनू सूद कोरोना के इस संकट काल में गरीबों और मजदूरों के मसीहा बनकर उभरे हैं। सोनू ने मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम कराया, मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था की और मजदूरों को उनके घर भेजा। सोनू सूद का ट्विटर अकाउंट मजदूरों के लिए हेल्पलाइन सेंटर बन गया है। किसी ने भी गुहार लगाई, सोनू सूद हाजिर हो जाते हैं। पिछले करीब 1.5 महीने से सोनू सूद ने 1200 से ज्यादा मजदूरों को उनके घर भेजा है। मैं हमेशा मानता हूं कि अगर आपको किसी का बुखार चेक करना है तो आपको उसकी नब्ज चेक करनी ही पड़ेगी, आप दूर से कभी नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे घर बनाए, हमारे स्टूडियोज जिनमें आप बैठे हुए हैं, सड़कों पे हम लोग चलते हैं, वो इन लोगों ने बनाई। और आज जब इन्हें खुद अपने घर जाने का इच्छा हुई तो इनकी स्टेट्स ने इनको आने नहीं दिया, या फिर इनके पास वो साधन नहीं थे जिनके कारण वो जा सकते थे। तो बाहर आना बहुत जरूरी था और इनको एक विश्वास दिलाना बहुत जरूरी था कि आप रुके रहें, हम आपको आपके घर तक छोड़कर जाएंगे। और मैंने खुद सब माइग्रेंट्स से बात किया, उनकी परमिशन ली अलग अलग सरकारों से, और आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं करीबन 10 से 12 हजार लोग जो है अपने घरों में पहुंचे। कोरोना संक्रमण काल में बॉलीवुड के कई सितारों ने खुले दिल से लोगों की मदद की है, लेकिन सोनू सूद जिस तरह मैदान में कमर कसकर उतरे हैं वो एक बड़ी मिसाल है। आज तक ब्यूरो। इसके साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।